So yes, hello everyone, I am Jeet Kumar. Welcome to all of you on this digital platform. सभी का स्वागत है. And today the topic of the discussion is Monetary Policy Committee. तो आज हम जानेंगे कि Monetary Policy Committee होती क्या है और वैसे Monetary Policy Committee को हिंदी में कहते हैं मौद्रिक नीति समिति. हिंदी में क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति समिति. जिन्होंने अभी तक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या उसके टूल्स के बारे में नहीं जाना है, तो जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी तैयारी शुरू करी है, तो जो बेसिक है वो आज आपका क्लियर हो जाएगा. उसके बाद जब भी ये न्यूज़ में रहेगी तो आपको हमेशा इसकी जानकारी रहेगी. बिल्कुल स्टैटिक पार्ट है. GS3 से आप इसे जोड़ सकते हैं, इकोनॉमी से, ठीक है. GS3 से जोड़ सकते हैं. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एंड टूल्स उसका स्टैटिक पार्ट है जो कि सिलेबस में GS3 में आपके मेंशन है और हर बार ये कहीं ना कहीं आपको अखबारों में भी वैसे देखने को मिल जाता है. लेकिन जब तक हम बेसिक नहीं पढ़ेंगे तब तक हम करंट अफेयर कैसे समझेंगे? तो बेसिक भी समझिए, फिर उसके बाद आपको हर चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है. GS3 इकोनॉमी में प्रीलिम्स में हर बार यहां से एक सवाल देखने को मिल जाता है. हर बार प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए. इस स्टैटिक पार्ट से, इकोनॉमी के इस स्टैटिक पार्ट से भारतीय अर्थव्यवस्था का जो सिलेबस है उसके एक क्वेश्चन यहां से हमेशा यहां से देखने को मिलता है. तो कोई भी लेक्चर शुरू करने से पहले उसके बारे में पता होना चाहिए कि इसकी जो ये वीडियो है ये क्या क्या समझाने वाली है, या यहां पर मैं क्या क्या समझाने वाला हूं. तो सबसे पहले तो मैं यही समझाने वाला हूं कि भैया आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती क्या है, एग्जिस्टेंस में कैसे आई, क्या उसके पीछे रीजंस रहे. दूसरा मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. इसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एम्स होंगे ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा इसके पीछे बनाने के पीछे. तीसरा मैं बताने वाला हूं कि उसके फंक्शंस क्या क्या हैं. कुछ ना कुछ तो ये काम करती ही होगी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. उसके अलावा इसका कंपोजिशन, मतलब इसमें कितने मेंबर्स हैं, कोरम कितना है, ये सारी की सारी चीजें मैं बताऊंगा. उसके बाद इसका कुछ टूल्स होते हैं, ठीक है. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के टूल होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव टूल, एक होता है क्वालिटेटिव टूल. क्वालिटेटिव टूल से हर बार एक क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाता है प्रीलिम्स में. तो ये देखेंगे हम क्वालिटेटिव टूल क्या है एंड क्वांटिटेटिव टूल क्या है, मतलब उसको डिटेल से हम जानेंगे सारी की सारी चीजें. एंड देन उसके बाद हमारा जो लेक्चर है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है. अब स्टार्ट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में 1 सेकेंड. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में हिंदी में इसको कहते हैं मौद्रिक नीति समिति. क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति समिति इसको कहा जाता है, ठीक है. अब ये एग्जिस्टेंस में आई 2016 में. अब कहानी समझिए. 2016 से पहले RBI और गवर्नमेंट के बीच एक एग्रीमेंट हुआ करता था, और जिस एग्रीमेंट के माध्यम से जो RBI के टूल्स होते हैं, आपने सुना होगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो चीजें डिसाइड होती थी कि इसका जो इंटरेस्ट रेट है या बेसिकली रेपो रेट है वो क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या होगा, सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, डोंट वरी. CRR क्या होगा, SLR क्या होगा, ये होता था 2016 से पहले. किसके बीच? RBI के बीच और गवर्नमेंट के बीच, ये दोनों मिलकर डिसाइड कर लेते थे. लेकिन 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और RBI ने मिलकर सोचा कि क्यों ना इसको एक स्टैट्यूटरी बैकिंग दी जाए, इसको एक वैधानिक निकाय बना जाए, ताकि चीजें जो बेसिकली जो चीजें हैं वो संस्थागत हो सके. चीजों को संस्थागत करने के लिए 2015 में इन्होंने एक कमेटी बनाई, उसका नाम है उर्जित पटेल कमेटी. आई होप सुना होगा आपने उर्जित पटेल कमेटी के बारे में. उर्जित पटेल खुद एक क्या थे, बेसिकली आपके RBI के गवर्नर थे. तो उर्जित पटेल कमेटी के आधार पर, इनकी रिकमेंडेशन के आधार पर RBI और गवर्नमेंट के बीच, किसके बीच? भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार के बीच
एक एग्रीमेंट साइन होता है और उस एग्रीमेंट को कहा गया मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में बेसिकली क्या शामिल था? इस एग्रीमेंट में ये चीज शामिल थी कि बेसिकली भाई देखिए, आरबीआई का काम ये होगा कि उनको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट को इस तब कम करेंगे और मार्केट में इन्फ्लेशन को पैसा बढ़ाना है या पैसा उसमें लिक्विडिटी को इंजेक्ट करना है या लिक्विडिटी को निकालना है मार्केट से, ये कब कब एक्शन लिए जाएंगे, वो सारे के सारा इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में शामिल था। और कौन कौन से टूल्स हैं उनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ था इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब क्या होता है 2016 में, कब? 2016 में एक कमेटी बनाई जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि आने वाले समय में, मतलब आने वाले समय में क्या करेगी? वो जितने भी इंटरेस्ट रेट हैं, लाइक रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, उस पर निर्णय लेगी। और किसके रिकमेंडेशन पे हुआ? उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन पे। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टार कर लीजिए। तो इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये संज्ञान में आ गई 2016 में, और इसको संज्ञान में लाने के लिए आरबीआई का जो एक्ट है 1934, उसमें अमेंडमेंट किया गया, मतलब उसमें संशोधन किया गया। और उसमें संशोधन करके किस में संशोधन किया गया? उनका सब सेक्शन 45ZB में संशोधन किया गया और एक कमेटी बनाई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और जब किसी एक्ट में संशोधन किया जाता है या एक्ट के माध्यम से कोई बॉडी बनाई जाती है, तो वो बॉडी कहलाती है आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी। जबकि आपका संविधान में किसी आर्टिकल में कोई बॉडी मेंशन है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाती है? कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कहलाती है। जबकि आपको कोई भी एक्ट के माध्यम से कोई बॉडी बनाई जाती है तो क्या कहलाती है? आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी, जैसे एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जैसे आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो क्या इंपॉर्टेंट हुआ? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 में बनी, उर्जित पटेल ने बनाई, उर्जित पटेल की रिकमेंडेशन पे हुई। दूसरा, स्टैट्यूटरी बॉडी है, किस लिए है? क्योंकि आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंडमेंट हुआ सेक्शन 45ZB में। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव की, अब इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई के गाइडेंस से क्या करती है? इन्फ्लेशन का टारगेट देती है। किसको? आरबीआई को। तो मतलब गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है? इन्फ्लेशन टारगेट डिसाइड करती है। और वो इन्फ्लेशन टारगेट किसको दिया जाता है? आरबीआई को दिया जाता है। और वो कितना है? 4 ± 2। मतलब भारत में जो इन्फ्लेशन है वो 2 से 6% के बीच लाई करनी चाहिए। और इसका जो उद्देश्य है 2 से 6% करने के लिए इसको किसका काम इसको दिया गया है? आरबीआई को ये काम दिया गया है। आरबीआई को ये स्पष्टता ये बताना है या ये करना है कि जो इन्फ्लेशन है आपकी 2 से 6% के बीच रहे, 2 से नीचे ना जाए और 6 से ऊपर ना जाए। ये काम किसका? आरबीआई का। ये पहला फंक्शन हुआ। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रखनी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रखनी है, ठीक है। हिंदी में कहेंगे इसे वित्तीय स्थिरता रखनी है। ऐसा ना हो कहीं श्रीलंका की तरह अभी हाल ही में जो पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है कि आटे चावल दाल इसके प्राइस आसमान छू जाए, इन्फ्लेशन कंट्रोल में ही ना हो। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी रखनी है। दूसरा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। ग्रोथ को ध्यान में रखते हो कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो, इन्फ्लेशन भी ज्यादा ना हो और हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी साथ साथ होती रहे, ठीक है। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना है, जितने भी अच्छे अच्छे कार्य हैं फिर उसके बाद आप इसमें शामिल कर सकते हो, ठीक है। तो यहां तक तो हुआ भैया इसके आरबीआई के फंक्शनिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। अब इसके मेंबर्स की बात कर लेते हैं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं? तो भैया टोटल इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो, ठीक है,
6 मेंबर होते हैं। अब इन 6 मेंबर्स पे भी आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच थोड़ा सा ताना बाना छिड़ गया था। क्यों छिड़ गया? देखिए, अगर आप रिप्रेजेंटेशन अपना ज्यादा रखेंगे, इट मींस कि आप अपने हिसाब से काम चला सकते हैं, आपको ज्यादा वहां पर तवज्जो मिलेगी क्योंकि आपकी वोटिंग पावर ज्यादा है, तो आप अपने हिसाब से चीजों को सेट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच जब खटपट हुआ तो उन्होंने डिसाइड करा कि ये 6 मेंबर बॉडी होगी, 3 आप अपने रख लीजिए मेंबर्स, 3 हम अपने रख लेते हैं। तो टोटल 6 मेंबर बॉडी से 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आते हैं नॉमिनेट होकर, और 3 आते हैं आरबीआई से, जिसमें से एक जो है आरबीआई का स्वयं क्या होता है, गवर्नर होता है। और ये जो गवर्नर हैं ये आरबीआई के क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। क्या होते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। पदेन अध्यक्ष, मतलब जब भी ये लोग मिलेंगे इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? आरबीआई का गवर्नर ही करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का, इसको कहते हैं हिंदी में पदेन अध्यक्ष। 2 आरबीआई से होते हैं, मतलब और 2 लोग आरबीआई से होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है, और एक जो तीसरा मेंबर होता है इसको नॉमिनेट करता है बेसिकली आपका सेंट्रल बोर्ड होता है एक आरबीआई का। उसकी बाद सेंट्रल बोर्ड की वैसे 21 मेंबर्स होते हैं जो कि आरबीआई के फंक्शनिंग के जितने भी काम हैं वो सब देखते हैं। तो वो जो सेंट्रल बोर्ड है उसकी बात किसी और वीडियो में की जाएगी। अभी आप ये देख लीजिए, 3 लोग आरबीआई के और 3 लोग होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो गवर्नमेंट क्या करती है, नॉमिनेट करती है। टोटल 6 मेंबर होते हैं। फिर देखते हैं इनका कोरम क्या होता है। कोरम मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। कोरम का मतलब कि जब भी मीटिंग हुई तो कितने लोगों की हमें रिक्वायरमेंट है, तो कोरम हमेशा होता है 4 का। ठीक है, अब मान लीजिए वोटिंग हो गई, वोटिंग बराबर हो गई, मतलब दोनों में वोटिंग हुई और बराबर हो गई, तो गवर्नर का जो वोट है वो जिसके पक्ष में पड़ जाएगा तो पलड़ा उसका भारी हो जाएगा, और जो भी उन्होंने निर्णय लिए वो सारे के सारे उसके पक्ष में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमने देखी यहां पर। इसके अलावा कोरम हमने देख ही लिया। एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहां पर बतानी है वो है आरबीआई क्या करता है, हर 6 महीने में आरबीआई क्या करता है, हर 6 महीने में एक डॉक्यूमेंट जारी करता है, और उस डॉक्यूमेंट में ये बताता है, बेसिकली उसको क्या कहते हैं, उस डॉक्यूमेंट को मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। और उस डॉक्यूमेंट में बताता है कि इन्फ्लेशन अगर मार्केट में है, अगर मुद्रास्फीति मार्केट में है, महंगाई अगर मार्केट में, और आसान भाषा में समझो, महंगाई अगर मार्केट में है तो उसके पीछे रीजन क्या है, एंड अगले 6 महीने नेक्स्ट 6 मंथ इन्फ्लेशन कितनी होने जा रही है मार्केट में। यह सारा का सारा होता है मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट में। ठीक है, हर 6 महीने में जारी होती है। अब देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के टाइप्स। भाई मॉनेटरी पॉलिसी के डिफरेंट टाइप्स भी हो सकते हैं ना। तो पहला टाइप है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, सेकंड है कॉन्ट्रैक्शन मॉनेटरी पॉलिसी, एंड थर्ड है न्यूट्रल। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कैसे होती है कि देखिए, अगर हमारे यहां रिसेशन है, आसान भाषा में समझिए, लेकिन ये जो टाइप्स हैं ये अलग वीडियो में एक में समझाए जाएंगे, लेकिन ओवरऑल व्यू इसका ले लीजिए कि अगर हमारे यहां रिसेशन है मान लीजिए, ठीक है, तो मार्केट में क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा लें, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा डिमांड हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और पैसे का फ्लो बन जाए। तो इसके लिए आरबीआई क्या करता है, जो अपने टूल्स हैं, स्पेशली क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, जैसे रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, उसके इंटरेस्ट रेट को, उसकी ब्याज दर को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, और डिक्रीज करने के बाद पैसा मार्केट में सस्ते दामों पर मिलने लगता है, और और इससे क्या होता है, लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ जाती है, और यही होती है आपकी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कुछ चीजें सिकुड़ रही हैं, ऐसे समझिए आप इसको, कुछ चीजें सिकुड़ रही हैं, कॉन्ट्रैक्शन मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि आरबीआई जो है, जब इन्फ्लेशन मार्केट में बहुत ज्यादा है, महंगाई मार्केट में बहुत ज्यादा है, तो मार्केट से
पैसे को सक करना है। तो उसके लिए क्या हो सकता है, उसके लिए हो सकता है कि भैया आप जो भी टूल्स हैं उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको इंक्रीज कर दो, तो भैया सबको महंगे ब्याज दर पे पैसा मिलेगा। महंगे ब्याज दर पे जब पैसा मिलेगा तो लोग उस पैसे को बेसिकली ब्याज दर पे पैसा कम लेंगे, और कम लेंगे तो मार्केट में जो है इन्फ्लेशन कम देखने को मिल जाएगी, पैसा वापस बैंक के पास आ जाएगा और इससे इन्फ्लेशन मार्केट में कंट्रोल हो जाएगी। और यह टाइप क्या कहलाती है, कॉन्ट्रैक्शन मॉनेटरी पॉलिसी। इसका दूसरा नाम भी है हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। एक होता है न्यूट्रल इट मींस कि भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई ये देख रहा है, 1 सेकेंड, आरबीआई ये देख रहा है कि जो इन्फ्लेशन है ना तो ज्यादा है ना कम है, बीच में ही बनी हुई है, सारी चीजें सामान्य चल रही हैं। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं जो इनके टूल्स के, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ना तो ये बढ़ाती है ना ही कम करती है, सेम रखती है। यही होता है आपका न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। अब ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, और इस जो लेक्चर है उसके आखिरी टॉपिक की, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के टूल्स की बात करेंगे हम। देखिए टूल्स इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव टूल एंड क्वांटिटेटिव टूल। क्वांटिटेटिव टूल को ज्यादा महत्वता दी जाती है, क्यों, इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन वहां से देखने को मिलता है आपको प्रीलिम्स में, क्वालिटेटिव टूल से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या क्या आता है, जैसे आपका रेपो रेट आ गया, रिवर्स रेपो रेट आ गया, आपका सीआरआर आ गया, एसएलआर आ गया, सबकी फुल फॉर्म भी बताऊंगा, हिंदी भी बताऊंगा, इंग्लिश भी बताऊंगा, ओएमओ आ गया, ये सारी की सारी चीजें। यहां पर मार्जिन रिक्वायर्ड, क्रेडिट रेशनिंग, ठीक है, या फिर सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मॉरल सुएजन, ये सब आता है क्वालिटेटिव कंट्रोल में या क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में। तो पहले हम क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स की बात करते हैं। क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स की अगर हम बात करें, हिंदी में कहलाता है मात्रात्मकता, ठीक है। जो मात्रात्मकता मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति है, उसके जो टूल्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहला है इसमें रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट को हिंदी में रेपो रेट ही कहते हैं, ऐसे लिखा जाता है इसको, रेपो रेट, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ए साइड आरबीआई है और बी साइड आपका क्या है, बैंक्स हैं। सो जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई बैंकों को पैसा क्या देता है, उधार देता है, पैसा उधार देता है, वो इंटरेस्ट रेट क्या कहलाती है, आपकी रेपो रेट कहलाती है। दोबारा समझ लीजिए, जिस इंटरेस्ट रेट पर, जिस ब्याज दर पर आरबीआई मतलब बैंक ए बैंक बी को या आरबीआई बैंकों को क्या करता है, उधार देता है पैसा, जिस ब्याज दर पर देता है वो क्या कहलाता है, रेपो रेट कहलाता है। अब रेपो रेट भी वेरिएबल होती है और उसके अलावा एक वेरिएबल होती है, एक ओवरनाइट होती है। वेरिएबल जो होती है वो आपकी, और एक टर्म रेपो भी होती है, 3 टाइप की रेपो होती हैं। चलिए ये भी समझ लीजिए, 3 टाइप की रेपो होती हैं, एक वेरिएबल होता है, ठीक है, एक टर्म होता है, एक वेरिएबल रेपो रेट होती है, टर्म रेपो रेट होती है, एक ओवरनाइट होती है। ओवरनाइट मतलब कि आपको रात रात के लिए या फिर एक दिन के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो पैसा मिलता है। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एक होता है, ठीक है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में जो सिक्योरिटीज जमा होती हैं उसके अलावा जो ऊपर की सिक्योरिटीज बैंक के पास बची हुई हैं उनको वो रख के ओवरनाइट लिक्विडिटी उठा सकता है, किससे, आरबीआई से। एक होता है टर्म रेपो। टर्म रेपो में क्या होता है, 7 से 56 दिन के लिए पैसा दिया जाता है, बदले में गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज किसके पास रखी जाती है, आरबीआई के पास। देखिए जब भी आरबीआई
बैंकों को पैसा देगा या बैंक आरबीआई को पैसा देंगे, तो दोनों केसेस में बैंक या आरबीआई के पास कुछ ना कुछ रखा होगा, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखे होंगे, बॉन्ड्स रखे होंगे। ये सारी की सारी चीजें आरबीआई के पास रखी जाएंगी या बैंक के पास रखी जाएंगी, बस डिपेंड ये करता है कि आरबीआई पैसा ले रहा है या दे रहा है। ठीक है। एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल जो होता है आपका, इसमें इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, मतलब बैंक बोरो मनी एट वेरिएबल रेपो रेट डिसाइड थ्रू ऑक्शन। तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो ऑक्शन के थ्रू डिसाइड होता है, शॉर्ट टर्म ही होता है, लेकिन थोड़ा ब्याज ज्यादा मिल जाता है, जिसको ज्यादा नीड होती है वो ऊंची बोली लगाता है और पैसा ले जाता है। ठीक है। यस, इसके बाद रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट मतलब उल्टा रेपो दर, हिंदी में कहते हैं उल्टा रेपो दर। यहां पर आरबीआई है, यहां पर बैंक है। अब बैंक के पास एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी है, और जब बैंक आरबीआई को क्या देगा, जिस इंटरेस्ट रेट पर पैसा देगा वो इंटरेस्ट रेट क्या होगी, रिवर्स रेपो रेट होगी। और हमेशा रिवर्स रेपो रेट ट्रिपल आर कम होती है किससे, रेपो रेट से। हमेशा ये देखने को मिलता है। तो रेपो रेट में क्या होता है, बैंकों को पैसा देता है आरबीआई, रिवर्स रेपो रेट में बैंक पैसा देते हैं आरबीआई को। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मनी पड़ी हुई है। और या फिर हम थोड़ा सा अगर रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दें तो बैंक क्या लालच करते हैं कि अगर हम बाहर पैसा देंगे तो उसमें डूबने की संभावना है उस पैसे को, तो क्या करते हैं कि पैसा हमारा सेफ है। जब पैसा हमारा सेफ है तो क्या होता है, बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा करा देते हैं और इससे मार्केट में फिर से क्या हो जाता है, लिक्विडिटी कम हो जाती है। ठीक है। तीसरा, अब तीसरा समझते हैं। एक होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसमें क्या होता है कि आरबीआई ने रेपो रेट के थ्रू पैसा ले लिया, बैंक ने रेपो रेट के थ्रू पैसा ले लिया, और बैंक के पास अभी भी पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो वो जो पैसा लेगा वो लेगा मार्जिनिंग स्टैंडिंग फैसिलिटी के थ्रू। और इसमें जो रेट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो थोड़ा सा ज्यादा होगा रेपो रेट के मुकाबले। अब इसमें आरबीआई ने कुछ कैप लगा रखा है कि टोटल जो डिपॉजिट है बैंक के पास, टोटल जो डिपॉजिट है उसका केवल और केवल 2% ही ले सकता है। कोविड-19 के समय 3% इसको कर दिया था, लेकिन फिर दोबारा से आरबीआई ने इसको 2% कर दिया कि टोटल डिपॉजिट का 2% ही मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के थ्रू उठा सकते हैं। इसके बाद आता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। इसके तहत एक इसके साथ दोनों साथ पढ़े जाते हैं ये एसएलआर, क्योंकि ये रिलेट भी करते हैं। और एक बार सीआरआर और एसएलआर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर जो व्यक्ति है वो आराम से चीजों को ध्यान में रख के कर लेता है। ठीक है। सीआरआर में क्या होता है कि जो बैंक है अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ हिस्सा जो कि आरबीआई डिसाइड करता है, किसके पास रख देता है, आरबीआई के पास रख देता है। किसकी फॉर्म में रखेगा, केवल और केवल कैश की फॉर्म में, ओनली एंड ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है, कैश की फॉर्म में ही रखा जाएगा और किसी फॉर्म में नहीं रखा जाएगा। ठीक है। एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर, इसको कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात। इसमें क्या होता है कि आरबीआई के पास बैंक पैसा जमा करा देता है, कितना जितना आरबीआई डिसाइड करता है। ठीक है। यह रेंज हो सकती है 0 से 40% के बीच, यह रेंज हो सकती है 0 से 40% के बीच, डिपेंड करता है कि कितना जो है कैप लगाया है आरबीआई ने। चलिए अपना लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो कि अब खत्म होने जा रहा है लेक्चर। तो लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो क्या है आपका
क्वालिटेटिव टूल्स की बात करते हैं। क्वालिटेटिव टूल्स की बात करते हैं तो क्वालिटेटिव टूल्स में पहला आता है डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन में क्या होता है कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं या उनकी मॉनेटरी पॉलिसी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, अगर कोई इसको नहीं मानता है कोई बैंक, तो आरबीआई क्या करता है, सीधा उस पर एक्शन ले सकता है। यह होता है आपका डायरेक्ट एक्शन। ठीक है। दूसरा होता है क्रेडिट रेगुलेशन, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, इसमें क्या होता है कि आरबीआई पहले ही डिसाइड कर देता है कि किसी भी लोन क्या, जो बेसिकली जैसे आप गाड़ी लेने जाते हैं, मान लीजिए थार लेने गए, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर लेने गए, तो उसका डाउन पेमेंट क्या होगा, मिनिमम डाउन पेमेंट क्या होगा, कोई अगर लोन लेना है तो, या लोन का जो टाइम पीरियड है, लोन का जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा, टाइम क्या होगा, और उसका जो डाउन पेमेंट है वो क्या होगा, और ये सारा किस में आता है, कंज्यूमर क्रेडिट रेशनिंग में आता है। ठीक है। इसके अलावा एक होता है मोरल सुएजन। इसमें क्या होता है कि जो आरबीआई है वो ये डिसाइड करता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी के रूल्स हैं वो बैंक माने। मतलब अगर हमने इंटरेस्ट रेट को कम किया है तो वो कम कर दें, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है तो वो बढ़ा दें। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हो जाएंगी। तो इसमें क्या है कि इंटरेस्ट रेट को घटा दें, बढ़ा दें, ये होता है मोरल सुएजन। मतलब उस पर नैतिक दबाव बनाता है आरबीआई कि ताकि वो सारी की सारी चीजों को माने। ठीक है। इसके बाद जो आपका लास्ट रह जाता है वो रह जाता है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट में क्या होता है, जैसे आपको कोई लोन है, लोन वर्सेस कोलेटरल वैल्यू, ऐसे आप समझिए इसको, लोन वर्सेस कोलेटरल वैल्यू। मान लीजिए कि आप कोई लोन लेने जा रहे हैं। ठीक है। और बैंक क्या करता है कि आपको कोलेटरल वैल्यू, मतलब कि उसका इतना परसेंट ही देता है। जैसे मान लीजिए 10 लाख का लोन लेने आप जा रहे हैं और उसमें से आपको बोलेगा कि 90% ही लोन हो सकता है। मान लीजिए आप एक प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, किसी अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव है, तो उस पर 100% लोन बहुत रेयर होता है। जहां जैसे 90% होता है, तो लोन वर्सेस कोलेटरल वैल्यू की, लोन की वैल्यू क्या है, कोलेटरल वैल्यू की क्या है, वो जो डिफरेंस होता है वही होता है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है गाइज। तो ये रहा आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की फंक्शनिंग, एम्स, ऑब्जेक्टिव, उसकी कंपोजिशन, उसके टूल्स लाइक क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स, और उसके अलावा जो भी इसमें सारी की सारी चीजें। अब इसके माध्यम से क्या होता है, ये सारी चीजें पता लग गई होंगी आपको। अगर मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाना है, इट मींस कि इंटरेस्ट रेट कम कर देगा, लोग ज्यादा पैसा लेंगे, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। मार्केट में लिक्विडिटी को कम करना है, इंटरेस्ट रेट आरबीआई बढ़ाएगा, लोग पैसा कम लेंगे क्योंकि महंगी ब्याज दर पे मिलेगा, और उसके बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन या कहें मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाएगी। तो ये ओवरऑल घटाना और बढ़ाना इंटरेस्ट रेट का ओवरऑल इन्फ्लेशन पर डिपेंड करता है कि मार्केट में वो क्या होगा। ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच गाइज।